गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा व आंतरिक प्रतिरोध। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको बुक का आंकिक प्रश्न 5.9 सोल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। और इस टॉपिक के एंड में आपका मल्टीपल चॉइस 4th नंबर और अति लघुत्तमात्मक तीसरा, चौथा व 8वां नंबर का हम वीडियो के एंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप बहुत धीमा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने वीडियो को 1.5x स्पीड में देख लीजिए, आपको तब भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इन सबको परिभाषित करेंगे। सबसे पहले मैं परिभाषित करने वाला हूं किसको बेटा? सेल। सेल क्या होते हैं? देखो, आप जैसे घड़ी का सेल लेके आते हैं, तो सेल क्या है? एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो अपने अंदर संरक्षित रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है। किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा में। तो उस युक्ति को क्या बोला जाता है बेटा? सेल। तो सेल क्या बोलेंगे? जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन से बेटा? रासायनिक ऊर्जा को कहां बदल दे? विद्युत ऊर्जा में। उस युक्ति को क्या बोला जाता है बेटा? सेल। अभी हमें इनकी केवल परिभाषा समझनी है, डिटेल हमारे ना तो सिलेबस में है और ना हमें रिक्वायर्ड है। दूसरा, विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं EMF, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए, ये विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग इस तरीके से E से रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास EMF को। देखो, आपके पास कोई रासायनिक सेल है। ये जो रासायनिक सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक सेल और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। कौन से सेल बेटा? द्वितीयक। प्राथमिक सेल वो है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, लेकिन एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गए तो उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे आपके घड़ी का सेल, वो एक बार चार्ज होकर आप लाते हो दुकान से, घड़ी में लगाया, उसको यूज किया, वो डिस्चार्ज हो गया, तो क्या डिस्चार्ज होने के बाद उसको दोबारा चार्ज कर सकते हो? क्या? नहीं। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है बेटा? प्राथमिक सेल। आपकी फिजिक्स लैबोरेटरी के अंदर दो टाइप के केमिकल सेल बनाए जाते हैं। एक बनता है लेक्यांशी। कौन सा बेटा? लेक्यांशी सेल। और दूसरा बनता है डेनियल सेल। और ये दोनों ही क्या है बेटा? के प्राथमिक सेल हैं। आप जो लेके आते हो मार्केट से घड़ी वाला, उसको बोलते हैं शुष्क सेल आपके पास। द्वितीयक सेल इसके विपरीत होंगे। ऐसे सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद उनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, पहले क्या करते हैं, उस बैटरी को आप विद्युत ऊर्जा देते हो और वो बैटरी उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित करती है। रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है? संरक्षित। आपने क्या दी? विद्युत ऊर्जा। आपने बैटरी को विद्युत ऊर्जा दी, उसने इस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में संरक्षित कर लिया? रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद ये चार्ज होगी। अब जब आपको इससे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, इससे धारा की आवश्यकता होगी, तो ये फिर क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को वापस किसमें बदल देगी? विद्युत ऊर्जा में। मतलब कि दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है, विद्युत को रासायनिक में और रासायनिक को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे आपके उदाहरण मैंने दी, मोबाइल की बैटरी, आपकी कार व जो बाइक से उनमें लगने वाली जो शीशा संचायक सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेड सेल, वो आपके पास है। तो वो सेल क्या कहलाते हैं बेटा? आपके पास द्वितीयक सेल कहलाते हैं।
अब हमें जो पढ़ना है वो कौन है बेटा, विद्युत वाहक बल। तो ध्यान दो विद्युत वाहक बल क्या होता है। मैं एक छोटा सा डेमो बना रहा हूं, किसका, लेड सेल का। कौन सा सेल बेटा, लेड सेल, जिसको हम पीबी सेल भी बोलते हैं। तो इस लेड सेल में क्या होता है बेटा, ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो अपने आयनों में विभाजित हो जाए हमारे लिए क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ। होता कौन है बेटा, ये डायोड H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक आपके पास है। इसके अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो छड़ें लगी होती है, जो एक तो बनेगी धनात्मक छड़ और दूसरी क्या बनेगी बच्चा, ऋणात्मक छड़ बनेगी आपके पास। तो ये दो क्या हुए, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड। ये जो पहला इलेक्ट्रोड है जो धनात्मक बनेगा वो होता है बेटा के पास लेड ऑक्साइड का। किसका होता है, लेड ऑक्साइड। जबकि जो दूसरा होता है वो केवल किसका होता है बेटा के पास, लेड का, पीबी का। इसलिए इस सेल को क्या बोल रहा हूं मैं, लेड सेल, क्योंकि दोनों छड़े उसी की आपके पास है। ध्यान दो होगा क्या, इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन है, H2SO4। H2SO4 जब इनके कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आयनों में विभाजित हो जाएगा। आयन कौन कौन से बेटा, हाइड्रोजन के दो आयन अलग हो जाएंगे जिसपे +2 चार्ज होगा, और सल्फर ऑक्साइड के दो आयन अलग हो जाएंगे जिसपे कितना चार्ज होगा, -2। H2SO4 दो हिस्सों में टूटा, दो तो हाइड्रोजन के आयन मिले और एक सल्फर ऑक्साइड के क्या मिले हमें बेटा, आयन मिले। अब ये जो 2H2 आपके पास है, ये 2H2 अपने +2 आयन, कौन से, +2 आयन ये इस लेड ऑक्साइड को दे देता है। तो बताइए लेड के ऊपर कौन सा आवेश इकट्ठा हो गया, धनावेश। लेड ऑक्साइड पे कौन सा आवेश आ गया बेटा, धनावेश। और धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, कमी हो गई। भाई किसी से आप इलेक्ट्रॉन लोगे तभी तो उस पर क्या आएगा, धनावेश। तो यहाँ धनावेश आ गया। जबकि ये जो SO4-2 है, SO4-2, इसके ये जो ऋणायन है ये लेड के साथ क्रिया कर जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं बेटा, ऋणावेशित। तो हम बोलेंगे इस पे क्या आ गया, ऋणावेश। और ऋणावेश आने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। आपके समझ में ये नहीं है कि कौन सी क्रिया हुई या कौन सा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हुआ बेटा, बस पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपको केवल इतना याद रखना है कि लेड डाइऑक्साइड और लेड की दो छड़ें होती है जो एक विद्युत अपघट्य पदार्थ जो किसका बना हो, H2SO4 का है, में डूबी हुई है। इनकी आपस में क्रिया की वजह से लेड ऑक्साइड पे धनावेश इकट्ठा हो जाता है और लेड पे क्या आ जाता है, ऋणावेश। तो एक छड़ तो धनावेशित हो गई और एक छड़ क्या हो गई, ऋणावेशित। आपने बैटरी का संकेत ऐसे ही बनाया है, एक पे धनावेश होता है और एक पे क्या होता है, ऋणावेश। अब ध्यान दें, कुछ ऐसा होगा कि पहले तो ये धनावेश लेता रहेगा, लेकिन एक क्षमता के बाद ये अपने ऊपर धनावेश लेना क्या कर देगा, बंद। क्यों, क्योंकि पहले तो जगह थी, धनावेश ले लिया, लेकिन जब और आयन टूटेंगे तो उन पे कैसा आवेश है, प्लस, इस पे भी कैसा है, प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, विद्युतीय प्रतिकर्षण, अब ये लेना बंद कर देगा। इसी प्रकार से एक निश्चित सीमा के बाद इस पे क्या नहीं आ पाएगा, ऋणावेश। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों पे एक अधिकतम विभव आ गया, क्या आ गया, अधिकतम विभवांतर आ गया। विभवांतर क्यों बोल रहा हूं, एक पे धनावेश विभव है और एक पे नेगेटिव पोटेंशियल आपके पास है, एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल और एक पे क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इन दोनों के मध्य कुछ क्या है, विभवांतर है। और इस सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। परिभाषा बड़ी आसान है, परिभाषा क्या है, किसी
सेल के खुले परिपथ में, कौन सा बेटा, खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ईएमएफ कहलाता है। अर्थात क्या बोलोगे आप लोग, सर ये सेल है, इस सेल को भी किसी बाहरी परिपथ से नहीं जोड़ा तो ये क्या बोला जाएगा, खुला परिपथ। अर्थात मैं ये कह रहा हूं ये विद्युत सेल है, इसको अगर मान लो मैं इस बाहरी प्रतिरोध R से जोड़ दूं तो ये तो क्या कहलाएगा, बंद परिपथ। ये मैंने अभी इसको हटा दिया तो ये क्या है, खुला परिपथ। इस खुले परिपथ में इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वो विभवांतर ही क्या कहलाएगा बेटा, ईएमएफ। क्या कहलाएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब समझ में आया क्या आपके पास। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभव है और कौन सी अवस्था में, खुले परिपथ में। इस बात का ध्यान रखें हम लोग। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट है। फिर हमें किसके बारे में जानना है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। ये इसके विपरीत होगा, क्या होगा, ध्यान दो। दूसरा है बच्चा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या कह रहा हूं मैं, ये आपके पास क्या था, बीकर, इसमें आपने क्या डाला, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ये दो क्या लगाए थे, इलेक्ट्रोड। इनके बीच में कुछ रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया की वजह से एक पे क्या आ गया, धनावेश, दूसरे पे क्या इकट्ठा हो गया, ऋणावेश। और इस खुले परिपथ में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, ईएमएफ। अब क्या किया, इन इलेक्ट्रोडों को एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया, कितना, R। जैसे ही बाहरी प्रतिरोध से जोड़ोगे तो इस सिरों पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इस सिरों पे इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, कमी। मैंने लिखा था यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, इसलिए क्या है, ऋणावेश। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, इसलिए इस पे क्या है, धनावेश। तो क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भागेगा और भागता हुआ किसके पास जाएगा, धनावेश के पास। इस एक इलेक्ट्रॉन को एक धनावेश मिलेगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। मतलब कि ये इसको खत्म करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर के धनावेश के साथ क्रिया करेंगे और न्यूट्रलाइज। मतलब कि हमारा सेल क्या होने लग गया, डिस्चार्ज। अगर हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब इसका चार्ज खत्म हो रहा है तो इसमें क्या बहेगी बेटा, धारा। धारा कहां से कहां बहती है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके विपरीत क्या बहती है, धारा। इलेक्ट्रॉन इस पर कहां से बह रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। धारा कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये किसकी दिशा है बेटा, धारा की। तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको किससे जोड़ दिया, बाहरी परिपथ से। जब बाहरी परिपथ से जोड़ेंगे तो इसमें क्या बहेगी, धारा। धारा बहेगी, उस समय बताओ इसके विद्युत वाहक बल के मान में कमी आई कि वृद्धि। हमने बोला कि सर इसके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इधर धनावेश की कमी हो गई, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, कम। अब ये क्या है, बंद परिपथ। इस बंद परिपथ की अवस्था में इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जितना विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। तो परिभाषा क्या बनती है, सेल के बंद परिपथ में, कौन से में बेटा, बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का, इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर, इलेक्ट्रॉनों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। फिर से बता रहा हूं, परिभाषा चाहिए बस हमें। ये सेल है,
सेल को क्या बनाओगे, बंद परिपथ। जैसे बंद परिपथ होगा तो विभव के मान में क्या आएगी, कमी। और अब इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर बचेगा वो विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। ये किसकी परिभाषा होगी बेटा, टर्मिनल वोल्टता V की परिभाषा होगी। फिर आता है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। नाम से ही परिभाषित है, आंतरिक का मतलब अंदर। किसके अंदर, सुनो देखो यहां पे क्या बन रहे थे, आयन, हाइड्रोजन के +2 आयन और SO4 के -2 आयन। ये आयन इस अपघट्य पदार्थ जो कि तरल रूप से गुजरता हुआ, प्लस तो इस लेड ऑक्साइड पे पहुंच रहा था PbO2 पे, और -2 किस पे पहुंच रहे थे आपके पास, लेड के ऊपर, Pb के ऊपर। तो देखो ये +2 आयन जब इस तरल से गुजरता हुआ या विद्युत अपघट्य पदार्थ से होता हुआ इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, तो ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है ये इसके पाथ में क्या बनाएगा, प्रतिबाधा। क्या बनाएगा, प्रतिबाधा। जितनी प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा वो इस सेल का क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो हम बोले कि जो आयन है इसके अंदर क्या बन रहे हैं, आयन। इन आयनों के प्रवाह में, इन आयनों के प्रवाह में ये कौन सा पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है आपके पास, विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा आयनों के प्रवाह में, आयनों के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिबाधा, उत्पन्न प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है। अब इस आंतरिक प्रतिरोध से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो सेल कैसा हो, आदर्श, आइडियल कंडीशन हो तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बच्चा, 0। कितना होता है, 0। एक तो कंसेप्ट है। तो देखो अब तक हमने केवल 4 परिभाषाएं हमें पढ़नी है। पहली परिभाषा किसकी पढ़नी है, सेलों की। सेल क्या होते हैं सर, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, सेल कहलाती है। कितने प्रकार के थे, 2। एक तो क्या, प्राथमिक सेल, एक कौन सा, द्वितीयक। प्राथमिक सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाएंगे। उदाहरण पूछ ले तो क्या बताओगे, डेनियल सेल, लेकेंसी सेल। द्वितीयक सेल कौन से, जिनको अनावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सके, अर्थात डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर सकते हैं, क्या कहलाता है बेटा आपके पास, द्वितीयक सेल। उदाहरण पूछे तो लेड सेल या सीसा संचायक सेल। उसके बाद में परिभाषा किसकी बतानी है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के खुले परिपथ में, सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर, सेल के यहां वर्ड क्या आ जाएगा, खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, EMF, विद्युत वाहक बल। अगर परिभाषा पूछे टर्मिनल वोल्ट था तो क्या बदल देना है, खुले परिपथ की जगह क्या कर दोगे, बंद परिपथ। परिभाषा क्या कहलाएगी, सेलों के बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। पूछे आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो ये सेल के अंदर का प्रतिरोध है। तो सेल के अंदर कौन गमन करता है, आयन गमन करते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो सेल के अंदर आपने भरा है, H2SO4 का सॉल्यूशन जो डालते हैं, जिसको हम विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं, कि इस विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा आयनों के प्रवाह में जो प्रतिबाधा उत्पन्न की जाती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। यहां से तो केवल आपको परिभाषा याद रखनी है, और याद क्या रखना है, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बच्चा, 0। हमें जो यहां से समझना है
वो है इनके मध्य संबंध। इनके मध्य क्या बच्चा? संबंध। तो क्या क्या संबंध है ध्यान दो। हमें विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज V, आंतरिक प्रतिरोध R के मध्य क्या ज्ञात करो बेटा? संबंध। एक बात याद रखो, EMF का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। और विभव का मात्रक, टर्मिनल वोल्टेज का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। ये इसका मात्रक भी क्या होगा? वोल्टेज। और इसका मात्रक भी क्या होगा? वोल्टेज। संबंध कैसे ज्ञात करोगे? आपने क्या लिया? एक सेल। क्या लिया? सेल। इस सेल का ईएमएफ कितना मान लिया? E। इस सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध सदैव सेल के श्रेणी क्रम में झुकता है, और वो आंतरिक प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? R। इसको क्या किया? एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा, जिसका मान कितना है? कैपिटल R। ये कौन सा है? बाहरी प्रतिरोध। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। और ये क्या है? विद्युत वाहक बल। इसके अंदर धारा कितनी बह रही बच्चा? I। इस धारा I के कारण यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा कितना? IR। और ये विभवांतर क्या कहलाएगा बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। हमें इस परिपथ से 3 समीकरण बनाना है। एक तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण क्या है? वो ज्ञात करेंगे। एक धारा का मान क्या है? वो ज्ञात करेंगे। और एक आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? वो ज्ञात करेंगे। और फिर इसके बेसिस के ऊपर 3 डेरिवेशन होगी। ध्यान दो। सबसे पहले ओम का नियम लगा देते हैं। किसका नियम? ओम का नियम। देखो एक बार इस बात को भूल जाना। ओम का नियम क्या कहता है कि धारा बराबर क्या होगा? धारा बराबर होता है विभव बटा कुल प्रतिरोध। धारा बराबर क्या होता है? विभव बटा कुल प्रतिरोध। यहां विभव कौन उत्पन्न करेगा? बैटरी। और बैटरी का विभव है कितना? यहां भी विभव वाहक बल के बराबर है, अर्थात ईएमएफ के बराबर। बट्टे में क्या? कुल प्रतिरोध। तो है प्रतिरोध कितने हैं यहां? 2। एक तो स्मॉल r है और एक क्या है? कैपिटल R। और ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो धारा का मान क्या हो गया? I बराबर ईएमएफ बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। एक तो समीकरण ये है, वर्ग गुणा कर दो उसको। तो I स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? ईएमएफ। आगे अंदर गुणा करो तो I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R बराबर ईएमएफ। इस IR को क्या लिख सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज V। तो इसको तो V लिख दें। V बराबर ईएमएफ। और ये IR पॉजिटिव है तो बराबर के उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो V बराबर कितना हो गया? E माइनस IR आपके पास। ये विभव का समीकरण है। ये समीकरण है। ध्यान दो, ये समीकरण कब काम में आएगा? जब आप सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ोगे। इसका अगला लेक्चर यही है, श्रेणी क्रम संयोजन में ये टॉपिक काम में आएगा। ये फॉर्मूला तब आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इसी सूत्र को देखो, ये क्या है? IR प्लस I कैपिटल R इक्वल टू क्या है? EMF। इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं, IR प्लस I कैपिटल R बराबर EMF। इस IR को क्या लिख सकते हैं बच्चा? V। रख दो, कितना है? V। ये V का मान आ गया। तो I स्मॉल r बराबर V को बराबर उधर भेजोगे तो EMF माइनस V। बताइए आपके पास I का मान कितना हो जाएगा? EMF माइनस V अपॉन में क्या? स्मॉल r। ये किसका मान आया बेटा? धारा का मान। और ये सूत्र कब आप काम में लोगे आप लोग? जब सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। सेलों को क्या पढ़ना है? समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद इसी से क्या करो बेटा? स्मॉल r का मान क्या लिख सकते हो?
स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, ईएमएफ माइनस वी अपॉन में आई। स्मॉल आर उधर ले गया, आई नीचे आ गया, तो स्मॉल आर का मान आ गया। और आपने क्या पढ़ा, आई बराबर क्या होता है सर, यहां से लिख सकते हैं आई बराबर वी अपॉन आर। आई बराबर क्या, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। मान रखो स्मॉल आर बराबर कितना, ई माइनस वी, और आई की जगह रख देंगे वी अपॉन आर। आर कहां चला जाएगा, ऊपर। अरे वी बट्टा आर लगाओगे, आर कहां चला जाएगा, ऊपर। ये काम में आएगा पाठ संख्या 6 के एक डेरिवेशन में, ये सूत्र काम में आएगा वहां तक। और ये काम में लेंगे क्या, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। क्या, आंतरिक प्रतिरोध में। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं। ये वाला v बराबर e माइनस आई आर किसमें काम में लेना है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में। ये कहां आएगा, e इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर, सेलों के समांतर क्रम में। आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, e माइनस वी अपॉन वी गुणा में क्या, r। ये तो इसका कंसेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान देंगे। पहला करना बेटा मल्टीपल चॉइस में कौन से नंबर, 4th नंबर। तो देखो 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। ये एक बैटरी है, इसका वोल्टता अर्थात ईएमएफ का मान दे रखा है 2.1 वोल्ट। मल्टीपल चॉइस में बेटा 4th नंबर कर रहे हैं, और इससे कितनी धारा बाहर निकलती है, 0.2 एम्पीयर। 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। ये धारा कितने ओम के प्रतिरोध से गुजरती है बेटा, आपके पास 10 ओम। 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरेगी आपके पास। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देते हैं कितना, स्मॉल आर। ठीक है, देखो हमने धारा का समीकरण बनाया था, आई बराबर क्या होता है, विभव बटा कुल प्रतिरोध। यहां विभव का काम कौन कर रहा है, विद्युत वाहक बल। तो क्या लिख दोगे, ईएमएफ बटा कुल प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध हैं, 2। एक तो आंतरिक प्रतिरोध है प्लस एक बाहरी प्रतिरोध है 10, और ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जोड़ दिया। अब समीकरण मान रख दो, आई का मान कितना है, 0.2 बराबर ईएमएफ का मान 2.1, स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, नीचे क्या चला है बेटा 10। वर्ग गुणा करो, 0.2 आर प्लस 0.2 को 10 से गुणा करोगे 2 बराबर 2.1। 2 को बराबर उधर भेजोगे माइनस का हो जाएगा, तो 0.2 आर बराबर 2.1 में से 2 घटाओगे तो 0.1 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। स्मॉल आर बराबर 1/2। 1/2 का मतलब होता है बेटा 0.5 ओम। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0.5 ओम। एक तो ये था। फिर आपको बेटा जो लघुरात्मक क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन, लघुरात्मक। लघुरात्मक में सोल्व करने हैं 3, 4 और 8। देखो किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, 3, 4, 8। तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में 2 समसम सेल जिसका विद्युत वाहक बल समान है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध R में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये एक सेल है EMF E, ये दूसरा सेल है EMF E, और ये आपके पास प्रतिरोध है कितना, धारा कितनी है, I। पूछ रहा है बताओ इसमें इस धारा I का मान क्या होगा। एक चीज बताओ, आपको पहले ही बताया गया है कि समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोध क्या रहता है बेटा, समान। तो इन 2 पॉइंट के मध्य का प्रतिरोध कितना, सॉरी गलत बोल गया मैं, माय मिस्टेक। समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान। इन 2 बिंदुओं के मध्य
ई, तो यहाँ का विभव भी कितना होगा ई। इन दो बिंदुओं के मध्य भी विभव कितना होगा ई ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले धारा का सूत्र बताया था, क्या बेटा, विभव बटा कुल प्रतिरोध। तो यहाँ विभव का काम कौन कर रहा है, ईएमएफ ई, और प्रतिरोध कितना है आर, तो धारा का मान कितना हो जाएगा ईएमएफ बटा आर। ये तो था तीसरे नंबर का क्वेश्चन। चौथा कहता है सेल की टर्मिनल वोल्टता व विद्युत वाहक बल में अंतर लिखो। सीधे जानते हैं क्या है, जो विद्युत वाहक बल है वो खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टता। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टता ये तो किसमें होती है बेटा, खुले परिपथ में, इसमें होती है खुले परिपथ में, और ये काम होता है बंद परिपथ। फिर बेटा आपके पास ये तो था चौथे नंबर का क्वेश्चन। आठवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या किसी सेलों की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्या कभी ऐसा होगा कि जो प्लेट होती है सेल, उसका जो टर्मिनल वोल्टता है वो उसके विद्युत वाहक बल से क्या हो जाए अधिक। हाँ हो सकती है, कब, ध्यान देना है। ये बैटरी है, ये क्या है बैटरी, ये इसका क्या है आंतरिक प्रतिरोध, और ये क्या है बाहरी प्रतिरोध आर। अगर बैटरी से धारा बाहर की ओर निकल रही है, सुनना ध्यान से, बैटरी से धारा कहां निकल रही है बाहर की ओर, तो हम बोलेंगे ये बैटरी किसके भांति व्यवहार करती है, स्रोत, किसके भांति, स्रोत। जब ये स्रोत के भांति व्यवहार करेगी, मतलब इस परिपथ में एक सोर्स है विद्युत का, तो धारा कितनी बहेगी आई, धारा आई बहेगी, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता कितना होगा आई आर। ये अभी स्रोत है और ये कंज्यूमर है, ये वो है जिस धारा को यूज कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा लोड। ये क्या है, लोड है हमारे लिए आपके पास। इस अवस्था में क्या होगा, ईएमएफ बड़ा होगा और जो लोड पे वोल्टेज है वो क्या होगा कम, तभी तो धारा उच्च विभव से कहां जाएगी निम्न विभव। परंतु एक चीज समझाओ मुझे, क्या बैटरी हमेशा स्रोत के भांति व्यवहार करती है, कभी लोड नहीं होता? क्या बैटरी हमेशा धारा देती है? क्या कभी अपने अंदर धारा को संरक्षित नहीं करती? आपकी मोबाइल की बैटरी जो द्वितीयक सेल होते हैं, जैसे अभी आप अपना मोबाइल है, मान लीजिए ये मोबाइल है, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, तो अभी जो इसमें बैटरी लगी है वो इस मोबाइल को सप्लाई दे रही है, बट धीरे धीरे ये बैटरी डिस्चार्ज होगी और उसकी कुछ देर बाद मैं इसको क्या लगाऊंगा, चार्ज। जब मैं इसको चार्ज लगाऊंगा तब ये बैटरी मोबाइल को धारा नहीं दे रही, ये बाहर के परिपथ से धारा क्या कर रही है, ले रही है, धारा ले रही है। तब इसका परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, ये बैटरी, आंतरिक प्रतिरोध और ये बाहरी प्रतिरोध। अब ये बाहरी प्रतिरोध धारा दे रहा है बैटरी को, अर्थात बैटरी के पॉजिटिव के अंदर धारा जा रही है। अगर धारा जा रही है तो ये ईएमएफ है, और यहां टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा आई आर। यहां से देखो बैटरी के पॉजिटिव से धारा बाहर निकल रही थी, ये स्रोत था, ये क्या था लोड। अब उल्टा हो गया, ये क्या बन गया स्रोत जो सप्लाई दे रहा है, और ये क्या बन गया लोड आपके पास जो सप्लाई ले रहा है। क्लियर है? तीसरी बात, धारा सदैव कहां से कहां जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव। तो ये तो उच्च विभव बनेगा और ये क्या बनेगा निम्न विभव। मैंने पहले बताया था कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टता दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। तो उच्च विभव से कहां जा रही है, निम्न विभव, तो यहाँ पे V बड़ा होगा और ईएमएफ क्या होगा छोटा। क्वेश्चन यही कह रहा है क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें टर्मिनल वोल्टता ज्यादा हो और विद्युत वाहक बल क्या हो कम। हाँ हो सकती है, जब आप बैटरी को क्या दे रहे हो आवेश, बैटरी को क्या दे रहे हो आवेश। बैटरी को धारा देने का मतलब उसको क्या किया जा रहा है आवेशित। जब बैटरी को आवेशित करोगे तो टर्मिनल वोल्टता ज्यादा होगी, ईएमएफ क्या होगा कम। जब आप बैटरी को क्या करोगे, आपके पास बैटरी से आवेश लोगे, मतलब कि बैटरी को क्या करोगे अनावेशित। अभी बैटरी से क्या ले रहे हैं
आवेश, मतलब बैटरी को क्या कर रहे हैं, अनावेशित, उस अवस्था में ईएमएफ ज्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, कम। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।